हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल हमने टॉपिक देखा था विधेयक बिल, ठीक है, जो पार्ट शेष रह गया था उसके पहले का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पार्लियामेंट के बाद, हालांकि पार्लियामेंट में भी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि कैबिनेट की क्या समितियां, उसको बाद में देखेंगे हम लोग। आज हमारा जो चैप्टर है पार्ट भाग का ही, भाग फिफ्थ का, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बात या न्यायालय की प्रणाली क्या है भारत में, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है, न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका जो है जुडिशरी, भारत में जो न्यायपालिका है जुडिशरी है वो कैसी है? एकीकृत एकल न्याय प्रणाली है। एकल न्याय प्रणाली से मतलब क्या है कि राज्यों और स्टेट के लिए क्या है, जो जुडिशरी है वह एक है, ना कि सेंटर के लिए अलग है और हाई कोर्ट के लिए अलग है, ठीक है। एकीकृत न्याय प्रणाली है भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो अपनाया गया एकीकृत न्याय प्रणाली, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है क्या है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उच्च न्यायालय, ठीक है, फिर अधीनस्थ न्यायालय। तो भारत में जो जुडिशरी अपनाई गई है, न्यायपालिका न्याय प्रणाली, वो क्या है? एकीकृत न्याय प्रणाली है, ठीक है। इसमें क्या हमको पढ़ना है? सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो जो इसकी हायरार्की है, सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, ओके, अधीनस्थ न्यायालय, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ये है हायरार्की आपके इंडिया में जुडिशरी की। तो न्यायपालिका में सबसे पहले हम देखेंगे क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में रखा गया है? पार्ट फिफ्थ में, संघ की कार्यपालिका में, ठीक है। और इसके लिए जो प्रोविजंस किए गए हैं, संवैधानिक उपबंध जो किए गए हैं, आर्टिकल 124 से 147 तक, 124 से 147 तक। और हाई कोर्ट के लिए जो प्रोविजंस किए गए हैं, जो संवैधानिक उपबंध है, वो कहाँ है? आर्टिकल 214 से 232 तक, ओके। और अधीनस्थ न्यायालय की जो बात की जाएगी, वो उसका संवैधानिक प्रावधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो 233 से लेके 238 तक, ओके। ये दोनों किसमें मिलेंगे आपको? राज्य की कार्यपालिका में, जब हम स्टेट पढ़ेंगे पार्ट सिक्स्थ में, ठीक है। फिलहाल अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में क्या है? एकल न्याय प्रणाली है, राज्यों की कोई अलग से न्यायालय नहीं है, ठीक है। ये हायरार्की है हमारी जुडिशरी की। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी?
कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 28 दिसंबर 26 जनवरी 1950, ठीक है। लेकिन इसका इनॉग्रेशन कब किया गया? 28 जैन 1950 में ही, 2 दिन बाद। ओके। और यह सुप्रीम कोर्ट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया और 26 जनवरी 1950 इनॉग्रेशन किया गया कब? 28 जनवरी 1950 1950 को, ठीक है। हालांकि जी ये सुप्रीम कोर्ट जो था, जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, फेडरल कोर्ट की, कब? 1 अक्टूबर 1937 में, ठीक है। किस एक्ट के थ्रू? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गठित किया गया भारत में 26 जनवरी 1950 में, यह क्या था? सक्सीसर, उत्तराधिकारी था किसका? इसी संघीय न्यायालय का, ठीक है। क्या था? उत्तराधिकारी, सक्सेसर, ठीक है। ये संघीय न्यायालय का क्या था? सुप्रीम कोर्ट, उत्तराधिकारी कह सकते हैं आप। ओके। तो ये हो गया इसका इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित फैक्ट। जब इसकी स्थापना की गई कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, इसके लिए क्या है? संविधान में पार्ट 6 में कुछ संवैधानिक उपबंध किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए कुछ आर्टिकलों के थ्रू, 1, 2, 4, जिसमें फर्स्ट आर्टिकल है हमारा, ठीक है। क्या बात की गई 1, 2, 4 में? कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है, जो एक मुख्य न्यायाधीश, क्या बात करता है? केवल एक सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, जो क्या होगा? 1 CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगा, अन्य 7 न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगा। उसमें 7 न्यायाधीशों की बात की गई है आर्टिकल 1, 2, 4 में, ठीक है। 7 अन्य जस्टिस। तो इस तरह 26 जनवरी 1950 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी सुप्रीम कोर्ट में? 1 + 7, 1 मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 मतलब अदर्स जस्टिस। तो टोटल कितने हो गए? 8। ओके। 1, 2, 4 में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात की गई वो 8 की थी। हालांकि इसमें संशोधन करके बढ़ाया गया है, ठीक है। कब कब बढ़ाया गया? 1950 में 8, 1956 में 11, 1 + 10, 10 = 11, ठीक है। 2 न्यायाधीशों की क्या की गई? प्लस और ऐड किया गया। फिर 1960 में संशोधन करके कितना किया गया? 14, मतलब 1 + 13 = 14, 14 न्यायाधीशों की बात की गई। फिर संशोधन करके 1977 में कितना किया गया? 18, 1 + 17, ठीक है, 18 न्यायाधीश। इसके बाद 86 में 1986 में 1 + 25 = 26, 26 न्यायाधीशों की बात की गई। संशोधन करके इनकी संख्या में क्या किया गया? बढ़ोतरी किया गया। फिर 2009 में संशोधन करके कितना किया गया?
1 + 29 = 30। 30 न्यायाधीशों की बात की गई। नहीं 30 नहीं, सॉरी 31, ये होगा 30। ठीक है। लेटेस्ट जो अभी अमेंडमेंट करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है 2019 में, 2019 में कितने हैं अभी फिलहाल? 34। इस समय सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट टाइम में कितने न्यायाधीश हैं? 34, जिसमें एक चीफ ऑफ जस्टिस और 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश हैं। तो लेटेस्ट जो फैक्ट है अभी तक क्या है, 34 न्यायाधीशों की बात अभी 2019 अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया। ओके, तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट की 124 संरचना और गठन की बात कर रहा है। ये संरचना क्या होगी, ठीक है, संरचना और इसके फॉर्मेशन की बात कर रहा है 124। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है, नेक्स्ट नहीं, इसी आर्टिकल में कई प्रोविजंस किए गए। ये फर्स्ट पार्ट था, संरचना और गठन की बात करता है। इसी में भी नियुक्ति आएगा, पदत्याग भी आएगा, कार्यकाल भी आएगा, योग्यता भी आएगी। इसी में एक ही आर्टिकल में कई सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हो गया संरचना और गठन। सेकंड पॉइंट क्या है, नियुक्ति की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्ति। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से, ठीक है, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जितने आपके देश में हाई कोर्ट्स हैं, क्योंकि एकल न्यायिक प्रणाली है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से क्या करेगा, परामर्श लेकर किसकी नियुक्ति करेगा, सीजेआई की। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करेगा। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर सीजेआई की नियुक्ति करेगा। हालांकि ऐसा व्यवहारिक तौर पर होता नहीं है। आज तक की परंपरा क्या रही है कि जो वरिष्ठतम जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसी को क्या कहा जाता है, अगला चीफ ऑफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साल भर पहले या 1.5 साल पहले घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये परंपरा चलती आ रही है। वरिष्ठतम जज की बात कर रहा है, ठीक है, न्यायाधीश की बात हो रही है। ठीक है, तो सीजीआई के मैटर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। इसी में अगली जो लाइन है हमारी, नियुक्ति करेगा और वह कब तक पद धारण करेगा, क्या एज डिसाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट के जजों की, चाहे वो चीफ ऑफ जस्टिस हो चाहे अन्य अदर्स हो। 65, वह 65 ईयर्स तक। 65 ईयर्स का क्या मतलब है, न्यूनतम आयु है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का? नहीं, न्यूनतम आयु की बात यहां पर नहीं की गई है। ठीक है, मिनिमम एज की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में
ये मिनिमम एज होनी चाहिए। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था प्रीवियस में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कितना एज थी, न्यूनतम 35 होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी 35, लोकसभा मेंबर्स के लिए 25, राज्यसभा मेंबर्स के लिए 30। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बात नहीं की गई है कि उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। खाली कब तक पद धारण करेगा, 65 ईयर्स तक। कब, जब उसको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चाहे वह 50 साल में नियुक्त हो। अवधि भी निर्धारित नहीं की गई कि वो कब तक सुप्रीम कोर्ट में रह सकता है, कितने वर्ष रह सकता है। सिर्फ एज की बात की गई, क्या, 65। कब तक सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा, इसका भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि नियुक्ति होने से क्या होगा, इतने साल तक काम कर सकता है। क्या बात कही गई, सिर्फ 65 का। अगर वह 50 ईयर्स एज में होता है तो वह कब तक जाएगा, 65, 15 साल तक। ठीक है, मान लीजिए 64 साल में कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होता है तो वो 1 ही वर्ष तक काम कर सकता है। तो जो टाइम पीरियड है ईयर्स का, वह निश्चित नहीं है सुप्रीम कोर्ट में का। ठीक है, चाहे हाई कोर्ट में भी जजों का सिर्फ एज बाउंड है, एज का बाउंडेशन दिया गया, 65 तक ही कार्य करेगा। कोई 40 साल में भी क्या है, जज नियुक्त हो सकता है, बाकी 25 साल तक जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये हो गया इसके नियुक्ति, ये सीजेआई का। आगे की जो इसमें लाइन है वो क्या कहती है, ये प्रोविजंस 2 में 125(2) में, कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श लेगा। किसका, सीजेआई का परामर्श लेगा। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई का परामर्श लिया जाएगा। हालांकि जो ये सीजेआई का परामर्श शब्द है, ये काफी विवाद में रहा था 80s में। ठीक है, सीजेआई का परामर्श से मतलब क्या है कि ओनली सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के और भी न्यायाधीशों की का परामर्श, और भी एक मामला आया था वाद परामर्श से संबंधित, एसपी गुप्ता। ठीक है, एसपी गुप्ता बनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि मुख्य न्यायाधीश का परामर्श से मतलब यह होगा कि 4 अन्य वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, वरिष्ठ की इंग्लिश सीनियर मोस्ट। ठीक है, जो 4 अन्य वरिष्ठतम जजों से भी है। ठीक है, 4 ये और 1 सीजेआई, कितने हो गए, 5। 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के जजों से, तो क्या किसकी बात कर रहा है, कॉलेजियम की बात कर रहा है। यहाँ पे नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामले का बात किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में नियुक्ति से संबंधित है, जो सीजेआई के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ सीजेआई के मुख्य परामर्श मतलब 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के नियुक्ति संबंधित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भी आया था, एनजेएसी। कब, 2014 में।
अक्टूबर 2004 में, जब मोदी जी जीत के आए थे पहली बार पीएम बन के। ठीक है, हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड घोषित कर दिया गया था 2015 में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, 2015 में क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड शून्य घोषित कर दिया गया, जो आर्टिकल 13 आप देखेंगे मूल अधिकार में। ठीक है, कि कोई भी संसद द्वारा कानून बनाया जाता है उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है, और वह क्या कर सकता है, उसको शून्य घोषित कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका ये क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 50 हमने देखा था डीपीएसपी में, आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ पावर है कि कार्यपालिका से विधायिका को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, अलग रखा जाएगा। तो ये जो संविधान में प्रोविजन किया गया है, ये बात कर रहा बेसिक स्ट्रक्चर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर क्या किया, एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट द्वारा 6 सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई थी, 6 मेंबर्स की। ठीक है, 3 न्यायपालिका से थे और 3 कार्यपालिका से। कार्यपालिका इसमें क्या कर रही थी, हस्तक्षेप कर रही थी आर्टिकल 50 के, जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलग सेपरेशन की बात करता है। एक लॉ मिनिस्टर की बात की गई थी इसमें, कि एक लॉ मिनिस्टर क्या होगा, मेंबर होगा आयोग में, और 2 प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे। अब ये प्रबुद्ध व्यक्ति कौन होंगे, या तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, और इन 2 प्रबुद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति का कौन करेगा, पीएम द्वारा। फर्स्ट पीएम द्वारा, सेकंड विपक्ष का नेता। ठीक है, जो लोकसभा में जो बड़ा विपक्ष का नेता होगा, या जो बड़ी पार्टी होगी उसका लीडर। ओके, और लोकसभा अध्यक्ष की बात की गई थी। तो ये क्या है, कार्यपालिका क्या कर रही थी, जुडिशरी में अपना हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही थी। तो इसी को आर्टिकल 50 को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मूल ढांचे का सिद्धांत के तहत क्या किया, इसको इनवैलिड घोषित कर दिया। ओके, तो हमने देख लिया कि मुख्य न्यायाधीश का परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, जो कि क्या है, 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेंगे। ये 124 सब क्लास 2 में बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोविजन है, लेकिन परंतु शब्द जोड़ा गया है, क्या, कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को संबोधित और हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे। ठीक है, तो किसको पद त्याग सकेंगे, अपने से राष्ट्रपति को रिजाइन कर सकेंगे। ठीक है, संबोधित और हस्ताक्षरित पद द्वारा, लेख द्वारा। ठीक है, दूसरा जो दूसरा कंडीशन रखा गया, बात की गई कि इसी आर्टिकल का जो उपखंड है 4th, अभी जो हम लोग आगे देखेंगे, अभी तो 2nd पर है, उसके आधार पर उनको पद से हटाया जा सकता है। 4th में जो उपखंड है, सर, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, इनकैपेसिटी, सिद्ध कदाचार मतलब मिसबिहेवियर, उसके आधार पर भी इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 124 के सब क्लास 2 में नियुक्ति, कार्यकाल और पद त्याग, जो स्वयं से 3 बातों को रखा गया था, प्रोविजंस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो 1 to 5 में 3rd पॉइंट है, एलिजिबिलिटी की बात करता है। यानी योग्यता,
क्वालिफिकेशन। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है पद के लिए जरूरी है, क्या, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत का नागरिक होना ही चाहिए। ठीक है, नागरिकता की बात करता है फर्स्ट, सिटीजनशिप की बात करता है, ओके। सेकंड, अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा रहा है तो उसे 5 वर्ष का न्यायिक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, वो भी लगातार 5 वर्ष तक, लगातार कंटिन्यूअस। कहाँ? लगातार 5 वर्ष का उसने क्या किया हो, न्यायिक कार्य किया हो। कहाँ? किसी हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट से मतलब किसी एक में, या 2 से अधिक हाई कोर्ट में, लेकिन ये लगातार 5 वर्ष होना चाहिए। मान किसी हाई कोर्ट में, मान लीजिए कोई व्यक्ति जज नियुक्त हुआ किसी एक हाई कोर्ट में, ठीक है, वहां उसने लगातार 5 वर्ष काम किया। 5 वर्ष से क्या है हुआ, सुप्रीम 5 वर्ष से क्या है, न्यायाधीश है। फर्स्ट कंडीशन इसमें, इस पार्ट का फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कह रहा 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में। 2 या 2 से अधिक से मतलब क्या है, अगर 2 हाई कोर्ट हैं, ठीक है, एक में 2 वर्ष किया, एक में 3 वर्ष किया, यहाँ 2 साल किया, फिर ट्रांसफर होकर दूसरे वाले में चला गया, वहाँ 3 किया, कुछ भी हो सकता है। 1-4 का भी रेशियो हो सकता है, 4-1 का भी रेशियो हो सकता है, 2.5 साल का भी हो सकता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या कि एक हाई कोर्ट में जज रहे फिर उसके बाद आप जज नहीं रहे, आप वकालत करने लगे, ठीक है, जज से आपको पद, ठीक है, आपको दोबारा जज नहीं बनाया गया। ये बात कर रहा किसके, कंटिन्यूअस 2 या 2 से अधिक में। ज़्यादा भी हाई कोर्ट हो सकते हैं, 3-4 सब में 1-1 साल किया हो, लगातार कंटिन्यूअस हो जज का काम, कितने साल तक किया, 5 साल तक, ठीक है। तो ये इस कंडीशन पर क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में क्या करेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, 5 साल तक क्या किया हो, न्यायिक कार्य किया हो, आज जज रहा हो। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, 10 वर्ष का क्या है, विधि व्यवसाय किया हो या वकालत उसने की हो, सेम चीज, किसी हाई कोर्ट में या 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में। ये भी क्या है, लगातार बात कर रहा हूं, लगातार, ना कि ब्रेक थ्रू, कंटिन्यूअस 10 साल तक उसने क्या कर, विधि व्यवसाय किया हो या वकालत का काम उसने किसी हाई कोर्ट में, कहाँ गया ये, किसी हाई कोर्ट में या 2 से अधिक हाई कोर्ट में, ठीक है। सेम जैसे हमने जज न्यायिक कार्य के लिए देखा था, वैसे ही वकालत कार्य के लिए किसी एक ही हाई कोर्ट में 10 साल से वकालत कर रहा हो, लगातार लगा हुआ है उसमें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जज बना देगा। या 2 से अधिक हाई कोर्ट में किया हो, 5 साल 2 साल 3 साल करके, ऐसे ही कई हाई कोर्ट में क्या किया हो, उसने वकालत कर रखी हो, विधि व्यवसाय किया हो, ठीक है। ये कंडीशन हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन जो है, संसद कोई कानून बनाए, नहीं सॉरी, तीसरी कंडीशन क्या है, राष्ट्रपति पर निर्भर करती है, उसके विवेक पर। राष्ट्रपति को उसको क्या है, राष्ट्रपति को विवेक में आता है
कि ये व्यक्ति जो है क्या है, विधि में क्या है, पारंगत है। उसकी दृष्टि में, राष्ट्रपति के विजन में क्या है, दृष्टि में क्या है, वो बहुत विधि पारंगत व्यक्ति है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई व्यक्ति क्या है, विधि में पारंगत है। हालांकि इस कंडीशन को भी फॉलो नहीं किया जाता, विधि में पारंगत है। ठीक है, विधि में पारंगत है। विधि में पारंगत होने के लिए उसे लॉ करना जरूरी है या नहीं? नहीं। ठीक है, इसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि वो लॉ किया हो, मतलब वो कानून का बहुत अच्छा जानकार हो। ठीक है, संविधान का बहुत अच्छा जानकार, व्याख्याकार हो, ऐसा राष्ट्रपति को लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, किसी भी व्यक्ति को जो विधि में पारंगत है उसको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। हालांकि वो ऐसा अभ्यस्त करेगा नहीं, जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, उसी के वो सिफारिश करेगी और मुख्य न्यायाधीश का परामर्श होगा। ठीक है, तो ये 3 जो प्रोविजंस हैं एलिजिबिलिटी का, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने का, हमने देख लिया। और थर्ड हो गया। फोर्थ जो हम उपखंड बात कर रहे थे, काम पद से हटाने का, उसका रिजाइन देने का, तो फोर्थ जो सब क्लॉज है इसमें बात की गई है प्रक्रिया की, कैसे हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। उसकी एक प्रक्रिया भी देखेंगे हम लोग संसद में। सबसे पहले देखते हैं मिसबिहेवियर क्या होता है। सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार का अर्थ यही है सिद्ध कदाचार, ठीक है, मतलब सिद्ध कदाचार से मतलब है जो उसने सेकंड शेड्यूल के प्रारूप के अंतर्गत जो शपथ लिया है, जिस चीज़ों की, उसके अनुसार वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो संविधान के संरक्षण की बात कर लें, व्याख्याकार के रूप में है। ठीक है, और भी ईश्वर जो सेकंड अनुसूची प्रारूप के तहत जो उसने शपथ ली है, अपने शपथ के अनुसार वह कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उसके ऊपर सिद्ध कदाचार के आधार पर पार्लियामेंट में एक मोशन लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा और उसको विशेष बहुमत से पास कराया जाएगा। ठीक है, उसे उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वो क्या होगा, पद से हटा हुआ माना जाएगा। असमर्थता में, इनकैपेसिटी में क्या आ जाएगा, इनकैपेसिटी बात हो रही है जैसे शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाए या मानसिक तौर पर कमजोर हो जाए, बीमार हो जाए, कार्य नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी अपने पद पर बना हुआ है, रिजाइन नहीं दे रहा राष्ट्रपति को, तो ऐसे में क्या है, संसद में लाया जाएगा, एक मोशन लाया जाएगा। तो जब संसद में सिद्ध कदाचार और इनकैपेसिटी के बिहाफ पर लाया जाता है मोशन, तो सबसे पहले ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के दोनों सदनों से, प्रत्येक सदन से, प्रत्येक सदन में, प्रत्येक सदन के बहुमत से, ठीक है, प्रत्येक सदन के बहुमत से, और जो उस समय उपस्थित हों सदस्य और क्या कर रहे हो, मतदान कर रहे हो, उनके 2/3 मेंबर से पास कर दिया जाए। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले मेंबर से पास कर दिया जाए। ठीक है, पास होना क्या है, जरूरी है। ईच हाउस से, दोनों सदन से 2/3 सदस्य। पीछे हमने देखा था विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या हो सकता है, लोकसभा में 550 सीट, तो बहुमत क्या होगा, 250 से ज्यादा, 280 हमने देखा था ना, कैलकुलेशन करके निकाले थे। फिर उपस्थित 2/3, 400 करके हमने भाग दिया था।
तो 288 के करीब आ रहा था। तो जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य होंगे 250 से ऊपर होने चाहिए, तभी क्या है प्रत्येक सदन से क्या होगा, पास माना जाएगा। और राज्यसभा में कितने, 250 तो 250 का 125, उससे ज़्यादा हमको करना पड़ेगा, ठीक है, 300 से। तो उपस्थित और मतदान करने वाले और प्रत्येक सदन के बहुमत से क्या किया जाएगा, उसको प्रत्येक सदन में पास किया जाएगा। और पास करने के बाद उसी सत्र में, जिस सत्र में ये मोशन लाया गया है, उसी सत्र में राष्ट्रपति को समावेदन किया जाएगा, मतलब पारित किया जाएगा, भेजा जाएगा उसके पास, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति क्या कर लिया हो, स्वीकार कर लिया हो, तब उस दिन से क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। उसी सत्र से मतलब ये है, जैसे अभी मान लीजिए बजट सत्र में लाया गया, हालांकि बजट सत्र में सिर्फ बजट ही आता है, बजट पर ही चर्चा होती है, अनुदानों पर चर्चा होती है, ठीक है। मानसून सत्र में मान लेते हैं हम जुलाई से सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ का। इसी सत्र में किसी न्यायाधीश के विरुद्ध क्या किया गया, मोशन लाया गया, पास कर दिया गया। इसी 3 महीने के अंदर क्या होगा, राष्ट्रपति के पास भेजना होगा, और राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लिया हो तो उस पद से क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकेगा। लेकिन बात कर रहा उसी सत्र की, आप इस सत्र में ले आए, पास भी कर दिए, लेकिन आप नेक्स्ट सत्र में जो है विंटर वाला, कौन सा, नवंबर दिसंबर में, मानसून में पास किए, विंटर में आप राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं, तो क्या होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता। आपको फिर से मोशन लाना पड़ेगा और विंटर वाले सेशन में क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, और फिर राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा और राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर ले, ठीक है। तो उसी सत्र से मतलब वही है, प्रेजेंट जो सत्र चल रहा आपका, मानसून चले, बजट चले, विंटर चले, ठीक है। तो ये प्रक्रिया बताई गई किसमें, 124 के उपखंड सब आर्टिकल 4 में, ठीक है, जो मैंने देखा विशेष बहुमत से किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो हमारा फिफ्थ सब क्लॉज है, फिफ्थ क्या कहता है कि संसद कानून बनाकर, मतलब न्यायाधीशों को अगर पद से हटाना है तो संसद कानून बनाकर उनको पद से हटा सकते हैं। फिलहाल तो अभी यही प्रोविजन है जो हमने देखा है, और कोई भी प्रोविजन क्या है, संसद कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। इसमें 6 में खास बात वही है, शपथ वाली, शपथ प्रतिज्ञान की बात करता है, ओथ अफर्मेशन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। इसमें बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को क्या है, शपथ राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाया जाएगा, ठीक है। तो ये शपथ की बात कर रहा है 124 का सब क्लॉज 6, ओके। 7वां जो इसमें है सब क्लॉज, ये लास्ट है इसमें, ये रिटायर्ड जजों की बात कर रहा है। इसमें बात की गई कि रिटायर्ड जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, अपने रिटायरमेंट के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी क्या कर सकते हैं, कार्यवाही नहीं कर सकते या वकालत नहीं कर सकते, उनका क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है, ओके, 124 के सब क्लॉज 7 के तहत। तो इतने सारे प्रोविजन जो हैं एक ही आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से दिए गए हैं। संरचना, संगठन, नियुक्ति, पदत्याग, कार्यकाल, योग्यता, ठीक है, संसद कानून, शपथ, रिटायरमेंट से संबंधित प्रावधान। तो ये था हमारा आर्टिकल 124, ओके। जल्दी से हम लोग 3-4 आर्टिकल और देख लेते हैं, ये काफी बड़ा आर्टिकल था आपका। नेक्स्ट आर्टिकल जो बात करता है 125, 125
25 आर्टिकल 125 में क्या है? कुछ खास नहीं, वेतन भत्ते हैं। ठीक है, सेकंड अनुसूची के अनुसार संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा उनका वेतन भत्ते परिलब्धियां। ठीक है, और सेकंड अनुसूची के अनुसार जब तक संसद ऐसा नहीं करती, जो संघीय न्यायालय के जो न्यायाधीशों को वेतन भत्ते, जो हम बात नहीं, संघीय न्यायालय जहाँ पर भारत सरकार ने 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को गठन किया गया था, जो उनको प्राप्त होते थे वेतन भत्ते परिलब्धियां, उनको प्राप्त होने के हकदार होंगे। ठीक है, तो 125 क्या है? वेतन भत्तों की बात करता है। 125 वेतन भत्ते, सैलरी और अलाउंस। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो हम इसमें है, आर्टिकल 125, ये बात करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। और ये कब होगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा? नियुक्त तो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तब की जाएगी जब क्या हो? मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। ठीक है, वैकेंट हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है वो वैकेंट हो, या अनुपस्थित है, मान लीजिए विदेश यात्रा चला गया है, एब्सेंस है। ठीक है, दो कंडीशन इसमें, पद त्याग, पद रिक्त हो, और दूसरा या तो वो अनुपस्थित है। ठीक है, अनुपस्थित किन्हीं भी कारण हो सकता है, बाहर भी, देश के बाहर भी हो सकता है, देश के अंदर भी रहा हो। ठीक है, तो ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाएगी। तो आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की बात करता है, या इसमें प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, 127 आर्टिकल 127 बात करता है एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति की। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। एक क्षेत्र और है जहां हम एडहॉक कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, वो कौन सा है? शिक्षा वाला क्षेत्र, विद्यालयों में एडहॉक प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं ना, सेम ऐसे ही है। जरूरत पड़े, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर जरूरत पड़ती है कार्य करने के लिए, तो राष्ट्रपति से क्या करेगा? सिफारिश करेगा, और जिस न्यायालय के, जिस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट से तो लेगा नहीं एडहॉक, क्योंकि उसको वहां तो वैसे ही है ही, काम कर ही रहे हैं, कहाँ से लेगा? हाई कोर्ट से लेगा न्यायाधीशों को। तो जिस भी हाई कोर्ट से लेना है, मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेना है, चाहे पटना हाई कोर्ट से लेना है, तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, सिफारिश करेगा कि आप इस न्यायाधीश को या इस नाम के व्यक्ति को क्या कीजिए? सुप्रीम कोर्ट में भेजिए। और ऐसे सिफारिश किससे करेगा? राष्ट्रपति से। फर्स्ट तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेगा, फिर सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सिफारिश करेगा, कहेगा कि इसे आप क्या करिए? सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करिए, नियुक्त करिए। ठीक है, तो आर्टिकल 127 एडहॉक जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात करता है, या इसमें प्रोविजंस किए गए हैं। आर्टिकल 128 ये रिटायर्ड जस्टिस के नियुक्ति की बात करता है सुप्रीम कोर्ट में। एक बात और, एडहॉक जो जस्टिस होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति ऐसा नहीं कि अब तदर्थ पर किया तो हम 10 साल तक करके रखें, 15 साल करके रखें, मैक्सिमम 2 और 3 इयर्स। ठीक है, 2 या 3 साल के लिए ही कर सकते हैं एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और कोई जज रिटायर हो गया, रिटायर्ड जजों की नियुक्ति की बात करता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, रिटायर्ड जस्टिस की नियुक्ति की बात करता है, आर्टिकल 128 में प्रोविजंस किए गए हैं। ओके, तो आर्टिकल 128 में चीफ जस्टिस राष्ट्रपति से ही सिफारिश करेगा, क्योंकि नियुक्ति किसे करनी है? राष्ट्रपति ही करता है, अपॉइंटमेंट दिलाता है, अपॉइंटमेंट करता है, शपथ दिलाता है।
तो रिटायर्ड जो जज हो गए, चाहे वो किसी हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, तो राष्ट्रपति की सिफारिश करेगा कौन? सीजेआई। कोई लंबित, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, कोई मामला क्या है, लंबित है, सस्पेंड है, उसको करने के लिए, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उसको करने के लिए या उसके पक्ष में काम करने के लिए रिटायर्ड जजों की नियुक्ति की मांग राष्ट्रपति से कौन करेगा? सीजेआई। ठीक है, ये हो गया 128 सेवान्वित जजों न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल 129 है, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे किसमें? ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता और क्षेत्राधिकार या क्षेत्राधिकार। 129 क्या? अभिलेखीय न्यायालय होगा सुप्रीम कोर्ट। इसके जितने भी निर्णय हैं क्या है? एक लिखित रूप में रखे जाते हैं, बुक्स। किसी भी जज के, किसी भी न्यायाधीश या वकील के कमरे में अगर आप घुसेंगे तो सारे शीशे में किताबें मिलेंगी। सब क्या है? किसी हाई कोर्ट का स्टेट क्या होगा, जजमेंट होगा, या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होते हैं केसेस के, वो सारे उसमें थे। तो वही रिकॉर्ड उसके रखे जाते हैं जो पूरे भारत में सभी न्यायालयों के लिए क्या है, बाध्य हैं। क्यों? क्योंकि एकीकृत न्यायालय है, एकीकृत प्रणाली हमने अपनाई है। तो इसकी बात करेंगे हम किसमें? कल के लेक्चर में, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें हम देख लेते हैं एक आर्टिकल और, वो आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 बात करता है प्रोविजन से सुप्रीम कोर्ट के स्थान के ट्रांसफर की, स्थानांतरण की। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है अभी कहाँ है? दिल्ली में। क्या इसे हम स्थानांतरित करके किसी और राज्य में, किसी और शहर में कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। किसकी इच्छा से? सीजेआई की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान भारत में कहीं भी क्या कर सकता है? स्थानांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, या कोई कार्रवाई के लिए कह सकता है। लेकिन ऐसा तब करेगा जब राष्ट्रपति की वह पूर्व अनुमति लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का स्थान हमारे लखनऊ में भी हो सकता है, गोरखपुर में भी हो सकता है, चित्रकूट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऑल इंडिया। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो, सीजीआई चाहे तो। लेकिन इसके पहले 2 बार कार्रवाइयां 2 जगह हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की। फैक्ट है, याद कर लेते हैं हम लोग पीटी के लिए। कहाँ कहाँ? इसके पहले श्रीनगर में कार्रवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, दूसरा हैदराबाद में। अब ये मत पूछिएगा कब हुआ था, किस ईयर में, ईयर्स नहीं पता, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फैक्ट याद कर लीजिए कि इसके पहले 2 बार कार्रवाई हो चुकी है श्रीनगर और हैदराबाद में। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी आज के लेक्चर में आर्टिकल्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो थे, वो हमने देख लिया है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें हम बात करेंगे क्या? अभिलेखीय न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय न्यायालय की, अपीलिएट, और परामर्श का क्षेत्राधिकार उसका है। ठीक है, तो इन सबके क्षेत्राधिकार के बारे में हम कल क्या है, कल के लेक्चर में बात करेंगे। ओके, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। नमस्कार।